नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। हरियाणा पर मेट्रो सिटी गुरुग्राम के बुलेटिन की शुरुआत की गई है, जिसके लिए हर खबर ने गुरुग्राम में एक मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की और मेट्रो सिटी गुरुग्राम बुलेटिन को लॉन्च किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल और व्यापारियों के साथ कई लोगों ने शिरकत भी की है। इस मौके पर मौजूद लोगों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से गुरुग्राम प्रदेश आम जनता के हित से जुड़े मुद्दे पूछे, जिनका एक एक कर ओपी धनखड़ ने जवाब दिया। आपको बता दें कि मेट्रो सिटी में हम आपको गुरुग्राम की हर खबर से रूबरू कराएंगे, जिसके लिए आधे घंटे का खास कार्यक्रम तैयार किया गया है। आपको बता दें कि मेट्रो सिटी गुरुग्राम का लॉन्चिंग कार्यक्रम हुआ है, जहां ओपी धनखड़ ने इसकी शुरुआत की। आपको बता दें कि मेट्रो सिटी ये एक ऐसा बुलेटिन है जिसमें आधे घंटे में हम आपको गुरुग्राम से जुड़ी तमाम खबरें दिखाएंगे। हम आपको बता दें कि आधे घंटे में आपको गुरुग्राम की सभी जानकारी मिलेगी। मेट्रो सिटी गुरुग्राम में इसका लॉन्चिंग कार्यक्रम हुआ, जहां ओपी धनखड़ मौजूद रहे। उन्होंने इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आपको बताते हैं ओपी धनखड़ है, जिन्होंने इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है। वहीं मेट्रो सिटी गुरुग्राम के लॉन्चिंग कार्यक्रम में करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू भी पहुंचे। सूरजपाल अम्मू से बातचीत करते हुए हर खबर के चैनल हेड सुंदर सोलंकी ने खुले में नमाज का मुद्दा उठाया। तो सूरजपाल अम्मू ने कहा कि अजान करो माइक जरूरी क्या। इसी के साथ अम्मू ने मंच पर ही हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा। शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, इसके अलावा ये चीज ज्यादा जरूरी है। हर खबर हर खबर हरियाणा के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूं। भैया अजान करो, माइक में जरूरी है क्या? माइक में जरूरी ढूंढना है। वो क्या है? वो हनुमान चालीसा कैसे पढ़ते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कंचन निहार सुमित के संगी। महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अगर मैं भी शोर मचा के पढ़ूंगा तो पड़ोसी कहेगा बावड़ा हो गया। मैं हनुमान चालीसा अपने घर में पढ़ता हूं, अपने कमरे में पढ़ता हूं, अपने घर के अंदर बनाए हुए मंदिर के अंदर पढ़ता हूं। देश को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, इसके अलावा ये चीज ज्यादा जरूरी है। हर खबर हरियाणा के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूं। भैया अजान करो। वहीं नूंह में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष के समक्ष कार्यक्रम को संबोधित किया है। उन्होंने स्थायी विधायकों ने हुड्डा सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों और इलाके की मांगों का लेखा जोखा पेश किया है। हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान मेवात में काफी विकास कार्य हुए हैं, लेकिन बीजेपी जेजेपी ने मेवात में कोई विकास कार्य नहीं किया। इसी के साथ वही कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। ड्राइविंग स्कूल बन गया, लेकिन कभी क्या नहीं किया। रीजनल सेंटर बनाया था, यूनिवर्सिटी नहीं हुई। तो ये सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारी समस्याएं लोगों ने बताई हैं। तो इनकी आवाज बनकर हम विपक्ष का हमारा जिम्मेवारी है, इनकी आवाज बनकर विधानसभा में उठाएं और लोगों में उठाएं, ताकि आपको मालूम है कि
कि 1947 में राजेगा गांव में मेरे स्वर्गीय महात्मा गांधी जी को लेकर आए थे। महात्मा गांधी जी ने आगे यहाँ कोई बात कही थी तो व्यक्तिगत रिश्ता है हमारा आपका, और जब मौका मिला सेवा का मैंने पूरे प्रयास किया कि जो पिछड़ा हुआ हमारा इलाका है आगे है। मेरा फर्ज था, कोई ये जो साथियों ने कहा ये काम हुआ, ये मेरा फर्ज था, मैंने अपना फर्ज निभाया। कोई किसी पे एहसान नहीं कि आप लोगों ने इस देश की आजादी के लिए, इस देश की के लिए कुर्बानियां दी हैं, वो हमारा सबका फर्ज है कि आप सेवा करें। हमारे शहर में बहुत कार्य हुए, कौन सा हुआ सभी ने चर्चा की, कोटला झील हो या प्रदेश की सबसे बड़ी ITI हो, IMT हो, मेडिकल कॉलेज हो, डेंटल कॉलेज हो, CSC हो, PSC हो, ये आपका होटल रोड हो, हाईवे 248A हो, या लड़कियों के लिए ITI हो, प्राइवेट स्कूल हो, इस प्रकार से बहुत सारे काम शुरू किए हमने। कुछ हो गए, कुछ नहीं हुए। सभी साथियों से वही क्या क्या हुआ, काम जो हमने शुरू किए थे इन्होंने पूरा कोई नहीं किया, तो हम पूरा कर गए बाकी अधूरे ही पड़े हैं। अभी जो चर्चा की कैप्टन साहब ने किया, सभी साथियों ने, आप ने भी, इनमें सभी साथियों ने करी, हमारे इंजीनियर साहब ने कहा और मोहम्मद इलियास साहब ने कहा, सभी साथियों ने कहा, नाम सिंह जी ने भी कहा, सभी जितने साथी बोले तो होता है, काम यहाँ पूरे नहीं हुए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई काम क्या है, तो हालात ऐसे हो गए, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है प्रदेश में, जो हालात हैं, गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हुआ है। यही मैं कहना चाहता हूँ। सरकार के दफ्तर खाली है, सरकार के दफ्तर खाली है, स्कूल खाली है, स्कूलों में टीचर ही नहीं है, और अस्पताल खाली है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। झज्जर से विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा है कि बीजेपी से प्रदेश का हर वर्ग दुखी और परेशान है, जबकि सरकार अपनी डफली, अपना ढोल बजाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन सभी जानते हैं कि जनता कितनी दुखी है। यहां तक कि ब्यूरोक्रेसी में भी काफी रोष है कि सरकार अपने फैसले उन पर थोप रही है। भुक्कल ने आगे ये भी कहा है कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत जनता की मांगों को सुनने का काम किया जा रहा है और उनकी आवाज बनकर जनता की समस्याओं को विधानसभा में लगातार उठाया जा रहा है। प्रस्ताव लगाया था, पर्ची नहीं चलेगी, खर्ची पर्ची और अटैची के साथ में इनके HS अधिकारी जो हैं वो वहां पर पकड़े जाते हैं। उसके बावजूद भी मैं कल सुन रही थी कि सुशासन दिवस पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने जो है पारदर्शिता, करप्शन फ्री स्टेट बना दिया है। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को, ऐसे से वायदे करती है। युवाओं के साथ बहुत बड़ा एक भद्दा मजाक है। कहाँ तो करोड़ों रुपए जो संवैधानिक हमारा इंस्टीट्यूशन है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें पाए जा रहे हैं। HPSC घोटाले को लेकर जो है हम लोगों ने एडजर्नमेंट मोशन, काम रोको प्रस्ताव लगाया था, जिस पर खुलकर चर्चा भी हुई। ये सरकार कहती थी कि खर्ची पर्ची नहीं। वहीं झज्जर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हम आपको बता दें कि उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि शराब खरीदने की उम्र 21 किए जाने के प्रस्ताव पर उन्होंने सरकार को बताया कि किस दिशा में युवाओं को जाना चाहिए। साथ ही कहा कि पहले ही युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने HPSC स्कैम को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया है और कहा है कि पारदर्शिता के लिए पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि पता चल पाए कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के चुनाव लड़ने पर बयान देते हुए कहा है कि वो
शुरू से ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि वो शुरू से ही आंदोलन राजनीति के लिए किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सभी को हक है चुनाव लड़ने का। तो वहीं इसके साथ उन्होंने ये भी बात कही कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है और कहा कि हर बात को उल्टा समझने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिग्विजय ने यह भी कहा था कि सावरकर को बीफ से दिक्कत नहीं थी। कि किसान आंदोलन के पीछे इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, इसीलिए ये आंदोलन को लंबा करते जा रहे थे। तो अब लड़ रहे हैं, लड़े, हर आदमी को अधिकार है लड़ने का। देखिए, दिग्विजय सिंह को अभी पढ़ना और समझना सीखना चाहिए। वो हर बात का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, इसलिए उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित बात नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा था कि किसान आंदोलन के पीछे इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। वहीं आपको बता दें कि अनिल विज का बयान सामने आया है, जहां किसान आंदोलन पर अनिल विज ने कहा कि राजनीति के लिए ही ये आंदोलन था और दिग्विजय सिंह पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने किसानों के चुनाव पर लड़ने की को लेकर कहा, उनका जो बयान था वो किसानों के चुनाव पर लड़ने को कहा गया। वहीं इसी के साथ साथ अनिल विज ने दिग्विजय पर भी जमकर निशाना साधा है। वहीं बल्लभगढ़ में परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ब्राह्मण समाज सेक्टर 7 के कार्यालय का उद्घाटन किया है। ये कार्यालय फरीदाबाद सेक्टर 7 में ही श्री ब्राह्मण सभा की ओर से संचालित नालंदा विद्यालय के प्रांगण में बनाया गया है। वहीं इस अवसर पर देश प्रदेश में सुख, शांति और कोरोना जैसी बीमारी से बचाव के लिए यज्ञ हवन किया गया है। वहीं सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल नरवाना में महाराजा सुरसैनी जयंती पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची है। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के बाद सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। सुनीता दुग्गल ने कहा है कि महाराजा सुरसैनी जयंती पर आने का मौका मिला और सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी बताया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पहले हम देखते थे कि कम उम्र लड़कियों की शादी करा दी जाती थी, लेकिन अब उनको अपना भविष्य सुधारने का मौका मिलेगा। देखिए, आज सैनी समाज के जो शूर सैनी जी हैं उनकी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ नरवाना में मेरा आगमन हुआ इनकी धर्मशाला में, और बहुत दिनों के बाद इनसे मेरी मुलाकात हुई, आपस में हमारी बड़ी बातचीत हुई। और इसके साथ साथ शहीद उधम सिंह जी की भी आज जयंती है, हम उनको भी नमन करते हैं और बच्चियों के लिए भी और इस धर्मशाला के लिए भी, ताकि समाज जो है वो सब भाईचारा आपस में बना रहे और एक दूसरे के साथ आगे बढ़े हम मिलकर। तो बहुत सी जो सरकार की तरफ से भी योजनाएं हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया और आगे भी हमारी कोशिश है कि इस धर्मशाला के अंदर जो है वो बच्चों की क्लासेस भी लगे। वहीं विधानसभा में कर्मचारियों के हितों की बात उठाने को लेकर शिक्षा विभाग में तैनात 4th क्लास के सैकड़ों कर्मचारी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा वेलफेयर के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल
रावत का उनके कार्यालय पहुंचकर धन्यवाद किया। इस मौके पर उन्होंने विधायक नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर गुहार भी लगाई है कि उनके 8 महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है, जिसे जल्द से जल्द दिलवाया जाए। वहीं विधायक नयनपाल रावत ने कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से वो जल्द ही बात करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अंतिम व्यक्ति तक कैसे मिड डे मील कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, डीटीएच चौकीदार जो खूबी से अपने कार्य को निभाते हैं। मेरे कर्मचारी इस समय जो नयनपाल रावत जी जो मंत्री साहब हैं फरीदाबाद, उनके पास में हजारों की तादाद में हमारे जो कर्मचारी आए हुए हैं। हमारी आवाज संसद भवन के अंदर उठाई गई है मंत्री साहब के द्वारा। हमें बड़ी खुशी हुई है। आज तक किसी नेता ने 4th क्लास के कर्मचारियों की आवाज नहीं उठाई है। ये पहला नेता है हमारे बीच में जिसने हमारे 4th क्लास के कर्मचारियों के बारे में सोचा है। मिड डे मील वाली जो बहनें हैं, इनको मैंने जो सदन में जो हमारा भी सेशन था पीछे, तो इनकी मैंने मांग उठाई, इनको कम से कम जो ठीक इनको पैसे मिले, क्योंकि ना ये एक प्रकार से इनका कोई लेखा जोखा ही नहीं। 1000 रुपये में काम कर रहा है, कोई 2000 में काम कर रहा है, कोई 3000 में काम कर रहा है। तो सरकार ने माना कि 6600 कुछ चौकीदार, स्वीपर इनकी कमी है और उनको हमें पूरी भी करनी है। तो मैं समझता हूं कि इनका सिस्टम एक व्यवस्था बने। जैसे इन्होंने बताया कि अभी 3500 रुपये के हिसाब से इन मिड डे मील कर है उनको तनख्वाह मिलती है, वो भी पिछले 8 महीने से इनकी तनख्वाह इनको नहीं मिली है। तो वो जो मैंने आवाज इनकी सदन में उठाई थी, उसके लिए धन्यवाद करने के लिए आए हैं। वहीं अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां कोरोना की तीसरी लहर को लेकर फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। शहर में आरटीपीसीआर लैब शुरू कर दी गए हैं, जिसके चलते सैंपल को जांच के लिए बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। आपको बता दें कि लैब के संचालन के लिए विभाग की ओर से 7 कर्मियों को भी ट्रेंड किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के एसएमओ डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया है कि कोरोना सैंपलों को जांच के लिए पहले अंबाला या अग्रोहा भेजा जाता था, जिसकी रिपोर्ट आने के 36 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब इनकी जांच फतेहाबाद में ही हो पाएगी और रिपोर्ट भी 7 से 8 घंटे में ही मिल जाएगी। ऐसे है कि तकरीबन हमारे पास डेली के हम 800-900 सैंपल्स अभी तक कर रहे थे, जिसको हमें या तो अंबाला या सिरसा भेजना पड़ता था चेक करने के लिए। अब वो सैंपल्स जो हैं सारे के सारे हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे आरटीपीसीआर लैब के। पहले जो रिजल्ट थे वो 36 से 48 घंटे के बीच में मिलता था, और अब ये रिजल्ट जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे को अवेलेबल हो जाएगा। तो लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली? बिल्कुल, इससे बहुत लोगों को राहत मिलने वाली है। स्पेशली जो ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने बाहर जाना है या मतलब किसी और जगह पे जाना है उनको। और अब जैसे गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी इशू हो रही हैं। वहीं फतेहाबाद के एक होटल में खाना लेने गए युवक पर 5 युवकों ने हमला कर दिया और लोहे के कड़े से युवक के चेहरे पर वार करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। हमले की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि विवाद शहर में बनी दुकान को लेकर चल रहा था, जिसकी वजह से युवक पर यह हमला किया गया है। तो आप इस सीसीटीवी कैमरे देख सकते हैं कि युवक पर किस तरीके से लोहे के कड़े से हमला किया गया और वो जख्मी हो गया है। वहीं पानीपत जाटल रोड रेलवे ओवरब्रिज के नीचे छत विछत हालत में युवक का शव मिला। इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। ईंटों से मुंह पर हमला किया गया था, जिसके कारण मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। सूचना प्राप्त हुई, नाम का लड़का है सर, यहाँ फ्लाईओवर पुल के नीचे कपड़े की दुकान है, उसकी पुराना कपड़ा खरीद कर और बेचने की का काम करता है। वो सुबह 6:30 बजे आया दुकान पर। वहाँ पर रेलवे द्वार के पास ही इकट्ठी भीड़ थी। वो अपनी दुकान खोलकर पूजा पाठ
और वहाँ जो रेलवे द्वार के पास पहुंचा तो एक आदमी मृत अवस्था में पड़ा था। उसके मुंह पर काफ़ी चोटें लगी हुई थी और सूचना पाकर हम वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब फतेह सिंह और साथ हम वहाँ पर पहुंचे। वही अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल कंडक्टर ने महेंद्रगढ़ से कोटा जाने वाले यात्रियों से टिकट के पैसे तो लिए, लेकिन यात्रियों को टिकट नहीं दिया। इसका पता तब चला जब मुख्यालय की चेकिंग अचानक राजस्थान में पहुंच गई और बस को चेक किया गया तो तकरीबन 6,400 रुपए का गबन का जो मामला है वो सामने आया। इस मामले में जब रोडवेज के जीएम की गई तो उन्होंने बताया कि परिचालक को 6,400 रुपए के गबन का दोषी पाया गया है। उसको निलंबित करके उस पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी, हमारे डिपो की बस थी, बस नंबर HR 63E 5857 जो महेंद्रगढ़ से कोटा जाती है। तो जब जयपुर से कोटा जा रही थी तब हमारे मुख्यालय के जो इंस्पेक्टर थे, जो चेकिंग टीम जो गठित की हुई है, कंस्टिट्यूटेड की हुई है, उन्होंने ये चेक की तो उसमें जो है ना लगभग 6400 रुपये का फ्रॉड कर रखा था कंडक्टर द्वारा। उसमें कुछ सवारियां जयपुर से कोटा की थी, कुछ जयपुर से बूंदी की थी, कुछ टोंक की थी, जिनसे उसने पैसे ले रखे थे और पैसे की एवज में टिकट नहीं दे रखा था। में प्राप्त हुई है, उस रिपोर्ट पर उस कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं अगली खबर बाढ़ड़ा से है, जहां पुलिस ने कृषि विभाग के उपमंडल अधिकारी की शिकायत पर नाना गांव में पकड़े गए 141 यूरिया के मामले में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बाढ़ड़ा कृषि विभाग के उपमंडल अधिकारी और खाद्य निरीक्षक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि नाधा गांव के एक व्यक्ति ने कृषि विभाग के उपनिदेशक को शिकायत कर कहा था कि नाधा के श्री साई सीड्स और कंपोस्टोर की ओर से किसानों को यूरिया खाद का कट्टा निर्धारित मूल्य से अधिक 280 रुपए में बेचा जा रहा है। दुकान में यूरिया खाद के कट्टे होने के बावजूद किसानों और उसे यूरिया खाद नहीं दिया जा रहा। वहीं कार्रवाई के लिए उपनिदेशक कृषि जिला चरखी की ओर से उक्त संस्थान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान किसानों की ओर से 280 रुपए बैग की बिक्री का आरोप लगाया गया है, लेकिन कोई पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए। ये उपमंडल कृषि अधिकारी जो खाद्य निरीक्षक चरखी दादरी द्वारा हमें पत्र था एसडीओ कृष्ण कुमार की गाँव में संदीप कुमार सनोर श्यामलाल खाद आपूर्ति का कार्य करता है, जिसकी अनावश्यक खाद है और किसानों को नहीं दी जा रही। वहीं गांव लोवा माजरा नोवा गांव खाने मंजरी जून को नया प्रधान चुना गया है, जिस पर मंजीत जून ने कहा है कि खाप ने उन पर जो विश्वास जताया है वो उस पर खरा उतरेंगे। साथ ही कहा है कि युवाओं को नशे से दूर हटाकर खेलों से जोड़ने का काम भी खाप मजबूती के साथ करेगी। खाप के गांव में होने वाले विवादों से निपटारा के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है, ताकि खाप के गांव के आपसी विवाद थाने, तहसील और कोर्ट में जाने से पहले ही इसका निपटारा किया जा सके। तो चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से, जल्द हाजिर हो।